हेलो गाइस, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। आज मेरा पहली बार पेपर लिया था जापान में JLPT का, और ये रहा पेपर इसका। ये है डॉक्यूमेंट जिसमें हमारा नाम, जगह, इसमें जगह लिखी हुई, ये नाम, पेपर की डेट। JLPT एग्ज़ाम साल में 2 ही बार होते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दोनों के संडे जो पहला पड़ता है उसमें होता है। तो आज संडे था, 7 तारीख थी, और आज मेरा पेपर था। और मेरा पेपर शिबुया के गार्डन में था। ये इसका एड्रेस बेला साले शिबुया गार्डन है, तो इधर था। और पेपर हुआ था स्टार्ट 3:10 से, और ख़त्म हुआ था पेपर 7:10। तो मतलब बहुत लंबा पेपर होता है इंडिया के मुकाबले इधर। और ये थी मेरी डिटेल्स, ये मेरी फ़ोटो है, और ये N3 का पेपर लिया था आज मैंने। तो आज का एक्सपीरियंस ये था कि पहले जब मैं अंदर घुसा तो एक तो मैं लेट चल रहा था आज थोड़ा, क्योंकि मैं 2 बजे निकला। मुझे लगा कि मैं 2:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, पर मैं एग्जैक्ट 2:50 में पहुंचा। 3:10 लास्ट थी एंट्री, और मैं 2:50 में पहुंचा। तो जैसे ही पहुंचा, उधर लाइन लगी थी, ऐसे जिग जैग करके लाइन लगी थी, और सब लाइन में बढ़ बढ़ के अंदर घुस रहे थे। मैंने जब दिल्ली में लिया था पेपर, तो दिल्ली में ना तो फ़ोन ले जाना अलाउड था, ना बैग वगैरह ले जाना। तो बैग बाहर ही रखवाने थे, और फ़ोन का भी बंदोबस्त करना था कि कहीं किसी के हाथों दिलवा दो। तो मैंने अपने कज़न को दिया था, और कज़न भटकते रहे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास, और फिर वो लेके आया फ़ोन मेरा। और वो तो अच्छा है मिल गया था इतनी भीड़ में, वरना फिर मुश्किल होती। तो इधर तुम ले जा सकते हो फ़ोन। अंदर एक ब्राउन कलर का पेपर टाइप मिलता है, मतलब उसके लिफाफा, उसके अंदर रखो फ़ोन, और वो अपनी सीट के नीचे रख दो। तो बैग वगैरह भी अगर तुम लाते हो तो वो भी अपनी सीट के नीचे रख दो। तो मतलब इस चीज़ में बेटर है कि तुम फ़ोन वगैरह ले जा सकते हो। दिल्ली में ये होता है कि तुम इतने दूर से आ रहे हो। मैं देहरादून से जाता था पेपर देने, तो मतलब मेरे पे बैग वगैरह रहता था, मेरे पे फ़ोन वगैरह रहता था, लैपटॉप रखता था। मैं कहाँ रखूँ इतनी सारी चीज़ें? वो तो रिश्तेदार रहते हैं मेरे, इसलिए तो मैं छोड़ के आ सकता हूँ, पर हर किसी को पॉसिबल नहीं। कोई कोई बस एग्ज़ाम देने आता है, तो हर किसी का पॉसिबल नहीं। तो आज जैसे एग्ज़ाम सेंटर में घुसा, मेरे जो रूम था उसमें 144 आगे बंदे बैठे थे, और 144 पीछे। तो टोटल 288, मतलब 12 और 12 रो पहले उसमें थी, और 12 और 12 पीछे के उसमें थी। तो मतलब 288 बंदे एक रूम में बैठे थे, और अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी आगे। तो मतलब टोटल 7-8 टीचर थे, ब्लैक सूट वगैरह में थे। और ये इसके अलावा जो एक बंदा था अनाउंसमेंट कर रहा था, वो रूल्स वगैरह बता रहा था जापानीज़ में। तो मतलब हमारे पेपर के तीन राउंड्स होते हैं इसमें। मतलब पहला होता है जिसमें कांजी वगैरह होती है, दूसरा होता है जिसमें वोकैबलरी वगैरह होती है और रीडिंग होती है, और तीसरा होता है लिसनिंग। तो इन तीनों पेपर के बीच में ब्रेक था। तो ब्रेक के टाइम वो बंदा बार बार हमें बता रहा था कि फ़ोटो वगैरह चेक कराओ या वो करो, मतलब कैसे फ़ोन वगैरह नीचे ही रखना है, उठाना नहीं है। तो मतलब एक ही चीज़ वो इतनी बार बता रहे थे। और फिर क्या बोलते हैं, उसमें रेड कार्ड और येलो कार्ड भी दिखा रहे। मतलब मेरे को लग रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम चल रहा है कि क्या? रेड कार्ड येलो कार्ड, फुटबॉल का मैच थोड़ी ना चल रहा। तो रेड कार्ड मतलब ये था कि तुम अगर रेड कार्ड दिखा दिया उन्होंने, तो मतलब सीधा तुम रूम के बाहर जाओ, तुम्हारा पेपर रद्द कर दिया। और येलो कार्ड अगर 2 बार दिखा दिया तो वो भी रेड कार्ड के बराबर होता है, तुम्हारा पेपर रद्द। तो जो मेरी ही एक सीट आगे था बंदा, उसको एक बार येलो कार्ड दिखाया, क्योंकि वो पेपर के बीच में ही सो गया। तो वो खराटे ले रहा था, और टीचर आया और उसको देखा, उसको ऐसे येलो कार्ड दिखा दिया और बोला कि उठो उठो और लिखना स्टार्ट करो। तो मतलब अगर उसको एक और येलो कार्ड मिलता तो वो डिस्क्वालीफाइड था पेपर से। तो मतलब ये था इसका रूल्स वगैरह। और वो फ़ोटो, इसमें जो फ़ोटो है वो बार बार वेरीफाई कर रहे थे कि मतलब तुम ही हो या कोई दूसरा बंदा तो नहीं है। और खाना वगैरह, ऑफ कोर्स खाना वगैरह अलाउड नहीं होता, पर पानी वगैरह भी अलाउड नहीं था कि वो उसके साथ जो शॉर्पनर वगैरह है वो भी अलाउड नहीं थे। तो मतलब पेंसिल अगर लाए हो तो
पेंसिल टूट जाए तब मेरे को भी नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मेरी नहीं टूटी, मैं 4 पेंसिल लेके गया था तो उन्होंने शॉर्पनर रखने से ही मना कर दिया था टेबल में, तो शॉर्पनर भी नीचे रखा। और वो मंगाया गया था रेजिडेंस कार्ड या फिर पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए, पर वो मैं ले गया था, दोनों ही ले गया था मैं, पर दोनों में से कोई भी ऐसे वेरीफाई नहीं करा। तो मतलब मे बी अगर आप लोग जाओ तो आप ले जाना, पर मे बी आपके टाइम में भी नहीं करे वेरीफाई। तो पेपर का एक्सपीरियंस एकदम न्यू था और बहुत बेकार गया पेपर, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पहले मैं वीज़ा की टेंशन लेते रहा और अब इधर जापान में आ चुका हूँ तो इधर रेंट वगैरह ये सब पे कर रहा हूँ और थोड़ा सेटल हो रहा हूँ। तो 2 ही महीने हुए हैं आए हुए, अक्टूबर में आया था, और पार्ट टाइम वगैरह ये सब भी मैनेज हो रही है। तो टाइम बहुत कम मिलता है, पढ़ने का मिलता है टाइम पर बहुत कम मिलता है, और उस टाइम भी ध्यान रहता है कि मतलब पहले बेसिक सुधारो कि N3 पढ़ूँ, तो उस कारण मैं पढ़ नहीं पाया। और अभी मेरे स्कूल में N4 क्लास पढ़ रहा हूँ, तो वो भी है कि मतलब अगर मैं N3 पढ़ रहा होता क्लास में तो थोड़ा अलग रहता, पर N4 पढ़ रहा हूँ और घर में N3 पढ़ता नहीं हूँ, N4 ही पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह। तो N3 में कुछ फोकस नहीं था मेरा, और ये बस एक्सपीरियंस बेस के लिए था पहला पेपर, तो इसलिए भी बहुत ही बेकार गया। अब रियलाइजेशन अब हिट हो रहा है जब पेपर देने के बाद। उस टाइम था कि मतलब पता था कि पहले से ही पेपर बेकार जाएगा, पर पेपर देने के बाद ज़्यादा बुरा लगता था भाई कि क्यों नहीं पढ़ा। तो अब मैं वही फील कर रहा हूँ कि पढ़ लेना चाहिए था वगैरह करके। बाकी अब मैंने थोड़ी जैपनीज़ बोलनी स्टार्ट कर दी अपने दोस्त वगैरह के साथ, तो जैपनीज़ कन्वर्सेशन होती है, पर मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो ग्रामर वगैरह के पैटर्न हैं जितने याद होने चाहिए उतने यूज़ नहीं हो पा रहे, प्लस वोकेबलरी वगैरह भी बहुत पुअर है अभी मेरी। तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब ऐसी टूटी फूटी जैपनीज, मतलब तुम्हारे दिमाग में अगर पता है तुम्हें कि मतलब तुम जो सेंटेंसेस बना रहे हो वो मतलब टोटली इररेलेवेंट साउंड करते हैं, तो मतलब तुम्हें लगता है कि इससे बढ़िया ना ही बोलो। पर आई थिंक कि तुम्हें बोलते रहना चाहिए, तब जाके कभी एक स्टेज आएगा जिसमें तुम परफेक्ट होंगे। क्योंकि जब तुम छोटे होते हो तो छोटे के टाइम तुम एकदम से मम्मी बोलना तो नहीं सीख जाते ना, पहले मामा मम्मा करके बोलते हो, फिर तुम मम्मी बोलते हो। तो वो ये अभी मैं उस स्टेज में हूँ, वो बोलने वाली स्टेज में, और धीरे धीरे करके जब सीख जाऊँगा तो सेंटेंस भी बड़े होने लग जाएंगे और अच्छा रेलेवेंट साउंड करेंगे। पर अभी फ़िलहाल के लिए इररेलेवेंट साउंड करते हैं, पर बोलते रहना चाहिए। और बाकी मैं ये लाया था ख़रीद के सेलिब्रेट करने के लिए, ये जापान का बनता है, और ये मैंने खोला इसलिए नहीं क्योंकि सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे को पता है वो। और मे बी मैं इसको खोलूँगा, ऑफ कोर्स मैं इसको 6 महीने तक ऐसे पकड़ के नहीं रखूँगा कि 6 महीने तक, मतलब जब अगला पेपर होगा तभी खोलूँगा। पर अभी फ़िलहाल पीने का मन नहीं है क्योंकि पेपर बहुत बेकार गया है। और बस यही था। तो जो कोई भी आएगा उधर से, जब इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहा है, वो इधर आके मतलब अगर पहला पेपर दे रहा है तो उसको मे भी एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहिए, क्योंकि मतलब इंडिया या बाकी कंट्री के हिसाब से मे भी एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंस होगा। तो मतलब अगर तुम्हें एक राउंड ख़राब भी चलेगा, एटलीस्ट तुम्हें एक्सपीरियंस तो मिल रहा है कि मतलब कि कैसा होता है जापान में पेपर और किस तरीके से मतलब अपनी कंट्री से डिफरेंट है। तो पेपर शिबुया में था, तो शिबुया का पेपर देने के बाद मैंने उस दिन हाची को नहीं देखा था जिस दिन पहली बार गया था शिबुया, वो हेलोवीन देखने। आज पहली बार हाची को देखा, और नॉर्मली था, मतलब एक स्टैचू टाइप का था और उसमें लाइन लगी थी बंदों की, उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये लाइन लगी हुई हाचिको के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, और वो रहा स्टैचू। और हाचिको के बगल में ही शिबुया क्रॉसिंग है, तो मैंने शिबुया क्रॉसिंग भी देखी आज पहली बार। और शिबुया क्रॉसिंग में जैसे वीडियो देखता था मैं, वैसे ही सच में होता है। वो जो गो कार्ट होती है, बंदे गो कार्ट में आ रहे होते हैं
और जैपनीज़ उनको सच में हेट करते हैं क्योंकि हॉर्न वगैरह बजा रहे थे कि हटो हटो करके। मतलब हॉर्न मैंने आज तक कभी बजते हुए नहीं देखा, पर उस जगह इसलिए बजते हैं क्योंकि ये गो कार्ट वगैरह करते हैं बंदे, तो बंदे इरिटेट हो जाते हैं। मतलब कि गलत डायरेक्शन से कहीं से भी घुसा दे रहे गो कार्ट वाले, तो इरिटेट होके वो हॉर्न बजा देते हैं। प्लस जैसे शिबुया क्रॉसिंग में लाइट ग्रीन होती है, बंदे भाग के जाते हैं और फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, वो चीज़ भी रियल है। क्योंकि मैंने उस जगह में मैं 5-10 मिनट तक रहा और मेरे को हर बार 5-10 मिनट में हर बार कोई ना कोई भागते हुए फ़ोटो खिंचाते हुए दिखा। तो मतलब वो चीज़ भी सच है। तो बस यही था मेरा आज का JLPT का एक्सपीरियंस। और बस मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी कंट्री से आ रहे हो तो ज़्यादा जैपनीज़ पढ़ गया उतना फ़ायदा होगा, उतनी कम टेंशन होगी। इधर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब लाइफ भी सेटल करनी पड़ती है, और प्लस तुम्हें पेपर भी देना है क्योंकि पेपर भी इम्पोर्टेंट है जॉब वगैरह के पर्पज़ से। तो थोड़ी और जैपनीज़ पढ़ के आओ। मेरा लेवल N4 था और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अगर आप भी पढ़ के आ रहे हो तो थोड़ा ऊपर लेवल पढ़ के आओ, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको एक तो टेंशन कम होगी सेटलमेंट के टाइम क्योंकि आपको पहले से ही जैपनीज़ आती है, और दूसरा जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी आप पहले से ही जो छोटे लेवल का है उनसे ऊपर होंगे। तो इट वुड बी गुड एक्सपीरियंस कि आपको सब कुछ आ रहा हो, कांजी पढ़नी आ रही हो और सेंटेंसेस बनाने आ रहे हो, बातचीत कन्वर्जेशन में बिजी रहेगा अगर आपको वोकैबुलरी ज़्यादा आती हो। तो बस मेरा यही था एक्सपीरियंस, और यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जैपनीज़ थोड़ी और पढ़ के आओ। बस ये आज की वीडियो बस इधर तक ही। बाय बाय। Sai,